अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सिटी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद है नजम सिटी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सिटी साहब, हम रोज़ की डेवलपमेंट पे आपसे तज्जिया लेते रहते हैं, चिड़िया की खबरें भी आती हैं, लेकिन आज चूँकि 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर रिलेट करता है 1999 के साथ, वो मिलिट्री टेक ओवर जो पाकिस्तान में हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज हम आपसे हिस्ट्री का लेसन लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉज लगे हैं मुख्तलिफ टाइम पर। क्यों लगे हैं, कैसे लगे हैं? तो पहला जो मार्शल लॉ लगा था 1958 में अयूब खान का, वो क्यों लगा था, क्या वजह थी, उसका लगना क्यों ज़रूरी था, उसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे पाकिस्तान को? जी हाँ, बड़ा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि आपकी जनरेशन ने जो पाकिस्तान स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं उसमें तो सब झूठ लिखा है, स्पेशली मार्शल लॉज के बारे में। वो ऐसे लगता है कि ये अल्लाह की नेमत थी, ये मार्शल लॉज आए हैं इस मुल्क के अंदर, जिस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं। और सबसे ज़्यादा रिवीजन जो है ये टेक्स्ट बुक्स की, ये मार्शल लॉ के ज़माने में ही हुई हैं, ताकि बढ़ा चढ़ा के लिखा जाए कि फ़ौज ने कैसे पाकिस्तान को बचाया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि बहुत इसके तो पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं, और आप चाहती हैं कि मैं 20 मिनट के अंदर आपको 4 मार्शल लॉज के कैसे हुआ, क्यों हुआ और फ़ायदा नुकसान बता दूं, तो जैसे कहते हैं ना कि पॉटेड हिस्ट्री आज आपको मुख्तसर सी बात करते हैं। देखिए, 58 में मार्शल लॉ लगा। अयूब खान साहब पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा के साथ साजिश की, और पहले वो डिफेंस मिनिस्टर लगे और फिर उसके बाद उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा की छुट्टी करा दी और टेक ओवर कर लिया। उससे कबल 1947 से लेके 1958 तक ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की हुकूमतें आती रहीं, चलती रहीं, प्राइम मिनिस्टर बनते रहे, वो ख़त्म होते रहे साजिशों के तहत, और एक किस्म की सियासी तौर पे इंस्टेबिलिटी रही, और कोई डेवलपमेंट भी कुछ नहीं ख़ास हुई, और ना ही कोई डिलीवरी हुई, और सिर्फ ये पैलेस इंट्रीग्स चलती रहीं। तो जिसकी वजह से लोग मायूस थे कि यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, नया नया मुल्क बना है और ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो उसका फ़ायदा उठाते हुए एक फ्रस्ट्रेशन सी थी, अयूब खान साहब ने पावर सीज़ कर लिया। अच्छा, सबसे पहले जब पावर सीज़ किया तो पहले तो लोग खुश हुए कि चलो शायद अब फ़ौज की वजह से कोई डिसिप्लिन आ जाएगा, ये जो आना जाना ये बंद हो जाएगा, और स्टेबिलिटी के साथ कोई शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए। और अयूब खान साहब के ज़माने में स्टेबिलिटी भी थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई। उसको कहा जाता है कि उनके ज़माने में डेकेड ऑफ डेवलपमेंट थी। बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि कितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पहला जो राउंड था इंडस्ट्रियलाइजेशन का पाकिस्तान के अंदर, वो अयूब खान साहब के ज़माने में हुआ। उस वक्त अमेरिकन एडवाइज़र्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आ गए थे, और उन्होंने यहाँ प्लानिंग कमीशन में बैठ गए थे, और उन्होंने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए थे, और अमेरिका की तरफ से बहुत पैसा आना शुरू हो गया पाकिस्तान को। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने इनकरेज किया फ़ौज को टेक ओवर करने के लिए। फिर अमेरिका ने जो मुआहदे किए पाकिस्तान के साथ, बेसिकली पाकिस्तान की अफवाज के साथ किए, सेंटो सीटो, ये जो पैक्ट्स थे जिसकी वजह से बगदाद पैक्ट, ये 50s में कुछ हो चुके थे और बाकी 60s में ये हुए। बहुत पैसा दिया, बहुत हथियार दिए, फ़ौज की तल्लुकात अमेरिका के साथ फ़र्स्ट क्लास थे। हम जब बड़े हो रहे थे स्कूलों में तो हमें इस बात का एहसास दिलाया जाता था कि हमारा बेस्ट फ्रेंड अमेरिका है। आज के ज़माने में अगर आप किसी स्टूडेंट को पूछें तो वो कहेंगे हमारा इंडिया से भी बड़ा दुश्मन अमेरिका है। हमारे ज़माने में ये प्रोपेगेंडा ये था कि पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका है, और क्योंकि अमेरिका से इमदाद आ रही थी, हथियार आ रहे थे, ठीक, जहाज़ मिल रहे थे, और एड मिल रही थी लंबी चौड़ी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, क्योंकि वो पैसा फिर लग रहा था इंडस्ट्री में। तो और उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल था, स्टेट इनकरेजमेंट का, तो और प्राइवेट सेक्टर को। तो मैं समझता हूँ कि अयूब खान साहब के ज़माने में 2 चीज़ें हुई मोटी मोटी। एक ये कि सियासी जमातें बिल्कुल गायब थी, मीडिया कुछ नहीं था, कोई आज़ादी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और मईशत चल रही थी, नौकरियां मिल रही थी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त थी बाहर। तो मिक्स्ड बैग था। एक तरफ आज़ादी नहीं थी, सहाफ़त नहीं थी, जमहूरियत नहीं थी, दूसरी तरफ इकॉनमी चल रही थी, आपके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियाँ नहीं थी, अमेरिका आपका दोस्त बना हुआ था। तो मगर जो सबसे मसला ये बना कि अयूब खान साहब के ज़माने में हम इतने करीब हो गए थे अमेरिका के
कि हमारे यहाँ अमेरिका को हमने बेसिस भी दे दिए। आज जब बात होती है कि क्या किसी किस्म का बेस दिया जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका को अपना बेस देगा कि नहीं देगा, तो इमरान खान साहब कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, और बड़ी लोग ताली बजाते हैं। याद रहे कि हमारी तारीख़ में हमने अयूब खान साहब के ज़माने में बेसिस दिए थे अमेरिका को, और एक बेस था पेशावर में जो कि उनका एयरफोर्स का बेस था अमेरिका का, और पेशावर से अमेरिका के स्पाई जहाज़ उड़ते थे। और सोवियत यूनियन जो कि उस वक़्त रूस एक कम्युनिस्ट मुल्क था जिसके साथ अमेरिका के तजाद थे, कॉन्ट्रडिक्शन थी, कोल्ड वॉर का ज़माना था, तो यहाँ से पेशावर से जहाज़ उड़ते थे अमेरिकन, और सोवियत यूनियन के ऊपर बहुत 50-60 हज़ार फुट की हाइट के ऊपर से उनको कहते थे U-2 जहाज़ थे। वहाँ से वो कैमरेज़ के साथ सोवियत यूनियन की स्पाइंग करते थे। तो वो एक ऐसा जहाज़ था कि जो कि गिरा दिया सोवियत यूनियन ने, और उसके पायलट ने बेल आउट किया, उसको पकड़ लिया, उसने कहा मैं तो पेशावर से चढ़ा था। तो वो वक्त था कि फिर रूस के लीडर्स ने कहा कि अगर कभी भी जंग हुई अमेरिका के साथ तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, क्योंकि ये अमेरिका उसका बेसिस दिए हुए। तो इतनी करीबी रिलेशनशिप थी पाकिस्तान की और अमेरिका की। तो आगे बढ़ते हैं, मगर अयूब खान साहब के ज़माने में एक और चीज़ भी हुई। वो क्या? वो ये था कि इतनी डेवलपमेंट पंजाब में हुई और कराची में हुई ख़ुसूसन, कि बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, बिल्कुल, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सारे के सारे पैसे जो थे जो आ रहे थे बाहर से और जो तरक्की हो रही थी वो सारे इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा था। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गया नेशनलिज्म का, कि यार ये पंजाबियों के ख़िलाफ़ था। पंजाबी फ़ौज थी, पंजाबी ज़रा सरमायादारी भी पंजाबियों को हो रही थी यहाँ। तो वहाँ एक मूवमेंट शुरू हो गई, नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो आखिर में जाके एक आज़ादी का मूवमेंट बन गई, जिसमें ये बेसिक ये था कि ये वेस्ट पाकिस्तानी पंजाबी हमें खा गए हैं और हमें कुछ नहीं दिया, सब कुछ खा गए। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो आज़ादी का जब वक्त आया तो उसको उनका ईस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। वो उनकी ज़्यादा आबादी थी हमसे और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा थी, उनकी कुर्बानियाँ भी बड़ी ज़्यादा थी हमसे। तो वो बड़े परेशान थे, फिर नाराज़ हो गए कि यार ये सारा खा गए। तो वहाँ से उसकी जो बीज थे ना सेपरेटिज़म के, वो बीज जो थे वो अयूब खान के ज़माने में बोए गए। बांग्लादेश के साथ तो कोई बॉर्डर नहीं था सोवियत यूनियन का, पाकिस्तान के साथ रूस का बॉर्डर था जो कि अफ़गानिस्तान था, क्योंकि अफ़गानिस्तान रूस का एक पपेट स्टेट थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ इस किस्म की सूरत हाल हुई। अब आइए आगे कि अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ फिर एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुई 68 में। तो उन्होंने, वो बीमार भी हो गए और उन्होंने फिर सोचा कि मैं हैंड ओवर करता हूँ पावर। तो उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, ये फील्ड मार्शल बन चुके थे, अपने आप को बना लिया था, उन्होंने याया खान जो कमांडर इन CNC थे उस ज़माने में, उनके हवाले कर दी। तो ये दूसरा मार्शल लॉ फिर याया खान ने लगा दिया। और याया खान के ज़माने में बांग्लादेश बना, क्योंकि याया खान ने जब देखा कि ये बंगाली बड़ा तंग कर रहे हैं और ये बंगाली बड़ी आवाज़ निकाल रहे हैं, शोर डाल रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए फ़ौज भेज दी वहाँ फिर सिविल वॉर हो गई। फिर फ़ौज ने वहाँ उसको पुट डाउन किया, सारा ईस्ट पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गया। फिर हिंदुस्तान ने मदाखलत की, मदाखलत से फिर वो आज़ाद हो गए और आपकी फ़ौज और 90,000 आपके प्रिजनर्स उन्होंने ले लिए। और जनरल नियाज़ी थे जिन्होंने साइन किया सरेंडर डॉक्यूमेंट्स का, और बहुत ही मायूस कुन मोमेंट था पाकिस्तान की तारीख़ में कि पाकिस्तान आधा रह गया। तो पहले दो मार्शल लॉज, पहले मार्शल लॉ ने बीज बोया, दूसरे मार्शल लॉ ने उसका जो कड़वा फल था वो खिलाया आपकी आवाम को। तो ये उससे नुकसान ये हुआ दोनों मार्शल लॉ से, और जो सियासी डेवलपमेंट होनी थी मुल्क की वो रुक गई। उसकी वजह से फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए आवाम के सपोर्ट के साथ, बिकॉज फ़ौज के ख़िलाफ़ और मिलिट्री रूल के ख़िलाफ़ एक मुहिम बन चुकी थी कि इन्होंने, इनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ। तो फ़ौज और उसकी लीडरशिप रिट्रीट कर गई। उन्होंने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मौका दिया कि आप आएँ। तो भुट्टो साहब फिर ने रूल किया, और फिर भुट्टो साहब को 1977 में जनरल ज़िया उल हक ने उनका तख्ता उल्टा दिया और मार्शल लॉ लगा दिया।
ठीक है सेठी साहब, आपने ये जो 2 मार्शल लॉज हैं ये तो हमें पढ़ा दिए और समझा दिए, लेकिन ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ जो है वो कैसे लगा, उसके क्या नुकसानात थे, क्यों लगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेठी साहब, तीसरा मार्शल लॉ 1977 ज़ियाउल हक, ये कैसे हुआ? तो मार्शल लॉ क्यों लगा, कैसे लगा? मुख्तसर ये कि भुट्टो साहब ने 1977 के जो इलेक्शंस ऑर्डर किए थे उसके अंदर उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि इन्होंने रिग किए। तो रिगिंग के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू हो गई और उस मूवमेंट के अंदर बाकी सारी जमातें इकट्ठी हो गई। जैसे आज PDM इकट्ठी हो गई है, उस वक्त एक सारी बाकी जमातें जो थी पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी जमातें थी, मजहबी भी और दूसरी भी, इकट्ठ हो गया। उन्होंने एक स्ट्रीट मूवमेंट लॉन्च कर दी और वो 1-1.5 माह वो मूवमेंट चली। हर रोज़ डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, सब कुछ होता था, मगर इस्लामाबाद में कुछ नहीं होता था, सारा कुछ लाहौर में होता था और कराची में होता था। अच्छा। तो क्योंकि 2 शहर थे और वो रुक गए, तो उसके साथ बड़ी बेचैनी फैल गई और पुलिस को फिर कहा कि एक्ट करें, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। 1 महीना वो मूवमेंट चली, उससे भी ज़्यादा। उसके बाद फिर ज़ियाउल हक ने ये देखा कि ये तो रुक नहीं रहा है और उन्होंने फिर भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा दिया। अच्छा, इसमें भी मेरा ख्याल है कि अमेरिका का कुछ रोल था। ये नहीं कि उन्होंने साजिश की और ज़िया को कहा कि टेक ओवर कर लो। ज़िया ने जब खुद ये फैसला किया कि मैंने टेक ओवर करना है, तो उसके बाद ज़िया को अमेरिका ने फ़ौरन तस्लीम कर लिया, उनकी हुकूमत जो थी। मगर उसके फ़ौरन बाद ज़िया साहब ने ये कहा कि मैं 90 दिन के बाद इलेक्शन कराऊँगा और उस वक़्त कुछ मजहबी जमातें थी, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम सपोर्ट करेंगे। मगर बाद में उन्होंने भी छोड़ दिया ज़िया का साथ। मगर ज़ियाउल हक ने फिर 90 दिन को खींचा और जुडिशरी का सहारा लेके 90 दिन को उन्होंने 10 साल के करीब बना दिया। 11 साल के करीब ज़िया साहब ने। और भुट्टो साहब को उन्होंने एक्सिक्यूट कर दिया जुडिशरी का सहारा लेके। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को पहले जेल में रखा, फिर जलावतन कर दिया एंड सो ऑन। और ज़ियाउल हक साहब फिर रहे, उनको भी इमीडिएटली जैसे ही ज़ियाउल हक साहब आए तो उनका, आप उनकी खुशकिस्मती समझिए और हमारी बदकिस्मती समझिए कि उनके आने के 1 साल के बाद ज़ियाउल हक साहब 1977 में आए हैं। 1979 में सोवियत यूनियन उस वक़्त की मदाखलत हुई अफ़गानिस्तान में, और जिसकी वजह से अमेरिका ने फिर ज़ियाउल हक साहब से मिल के और कहा कि चलो जिहाद शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़। तो फिर सारी 80 की दिहाई अमेरिका ने पाकिस्तान की अफवाज को के ज़रिए जिहाद भी वहाँ प्रमोट की और हमारा निसाब भी बदला और पैसे भी दिए। फिर पैसे आने शुरू हो गए, ठीक, और हम अमेरिका के एजेंट बन गए और जिहाद शुरू कर दी। और वो 8 साल लगे उस जिहाद को, उन्होंने फिर अमेरिका की हेल्प के साथ पाकिस्तान की एजेंसियों के ज़रिए जिहादियों को यहाँ से सारे बन के गए, उनको तैयार किया गया। उन्होंने फिर अमेरिका रूस की शिकस्त की वहाँ, रूस फिर वहाँ से वापस चला गया। और ज़ियाउल हक साहब जो है, जैसे ही वो ख़त्म हुआ, जिहाद भी ख़त्म हुई, रूस भी गया, तो ज़ियाउल हक साहब का एक जहाज़ जो है वो क्रैश करके ज़ियाउल हक साहब, उसमें भी कहते हैं अमेरिका की साजिश। अच्छा, अब बात यह है कि कहने को तो बहुत कुछ है, मगर इस प्रोग्राम में इतना लंबा मैं नहीं बात कर सकता, ऑलरेडी काफ़ी बात हो गई है। अभी तो 2 ही मार्शल लॉ हमने देखे हैं अभी। तो ज़ियाउल हक साहब के नुकसान फ़ायदे क्या थे? ज़ियाउल हक साहब ने सबसे पहले जो अपने आप को कानूनी तौर पे अवाम के अंदर एक्सेप्ट करने के लिए इस्लामाइजेशन का एजेंडा ले लिया। पहली दफ़ा इस्लाम जो है उसको एक सियासी रंग दिया गया और उसकी पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके के साथ लोगों को गोली दी जाए कि हम तो इस्लामी निज़ाम लगाना चाह रहे हैं यहाँ। आपने सुना होगा इमरान खान साहब भी इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं। ये वही लोग करते हैं जिनके पास और कोई कानूनी सहारा नहीं होता, तो वो मज़हब का सहारा लेके लोगों को गोली देते हैं। तो इन्होंने फिर मज़हब का सहारा लेके कानून को भी तब्दील किए, बहुत सारे कानून तब्दील किए, जिसमें ये भी 58(2) भी, ये जो 62 या 1F है, ये सारा कुछ ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में ये हुआ। और भी बहुत कुछ हुआ। और यहाँ फिर सारे आप लोगों के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको तब्दील किया गया। उसके अंदर सबके अंदर फिर इस्लामिक और रिलीजियस एजुकेशन लाई गई, जिसका मकसद यही था कि ज़ियाउल हक साहब को कानूनी तौर पे कोई सहारा मिले। और अदालतें और ये सब जो थे, ये सब इस्लामी हो गए और हर चीज़ इस्लामी के नाम लेके आप कहीं कह देंगे इस्लामी है तो आपको हाथ को नहीं लगा सकता था।
तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उस ज़माने में सहाफ़ियों को ज़िया-उल हक़ साहब ने कोड़े भी मारे, पब्लिक के अंदर कोड़े मारे, पब्लिक के अंदर हैंगिंग्स हुई। इन्होंने कोशिश की कि जैसे सऊदी अरेबिया में निज़ाम है यहाँ भी ये किया जाए। मैं एक बड़ी कहानी सुनाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जब कभी इसके मौजू के ऊपर बात होती है कि हमारे ज़माने में देखिए हमारा ताल्लुक़ उर्दू के साथ था ना, अरबिक के साथ तो नहीं था, और उर्दू का ताल्लुक़ पर्शियन के साथ था। बिकॉज़ ये मुग़ल ख़ानदान ये सारे जो थे जो जो के इन इलाक़ों में आके सेंट्रल एशिया से या ईरान से आए, उन्होंने यहाँ जो हुक्मरानी की हिंदुस्तान में प्री पार्टीशन ब्रिटिश से पहले, तो वो सारे जो थे वो पर्शियन स्पीकिंग थे या दरी स्पीकिंग थे या बट दे वर नॉट अरबिक स्पीकिंग। अरबिक स्पीकिंग तो 14th सेंचुरी में 14वीं सदी में जाके लोग वहाँ से कुछ आए, मगर उससे पहले हमारी तारीख जो थी वो सारी पर्शियन एंड और वो कोर्ट लैंग्वेज थी मुग़लों की, और उसमें फिर उर्दू वहाँ से बनी, उर्दू वहाँ से बनी। तो हमें जब सिखाया गया था तब हमारे ज़माने में हम खुदा हाफिज़ कहते थे। हम कहते थे क्योंकि अल्लाह का नाम खुदा था, अरबी में अल्लाह है, पर्शियन में खुदा है, तो हम तो खुदा हाफिज़ कहते थे। अच्छा, मगर जब आप लोगों की जनरेशन आई और ज़िया-उल हक़ साहब ने उसको चेंज कर दिया, उसको कहा आप अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। इससे पता चलता है कि कैसे तब्दीली आई इस मुल्क के अंदर और कैसे एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की। हमारे ज़माने में हमें जब कोई पूछता था कि आप कौन हैं, मैं जब इंग्लैंड गया पढ़ाई के लिए तो मुझे लोग पूछते थे हु आर यू, तो मैं कहता था पाकिस्तानी। मेरा ग्रीन पासपोर्ट था, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पासपोर्ट दिखाते थे अंदर चले जाते, तो बड़ी इज्जत थी। तो पूछते थे कौन है, पाकिस्तानी। ओह गुड, वेलकम। आज के बच्चों को अगर आप पूछें, एक सर्वे हुआ था यहाँ, आज के बच्चों को आप पूछें आप कौन हैं, तो आधे आपसे ये कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, कोई कहेगा मैं सिंधी हूँ, कोई कहेगा मैं बलोच हूँ, कोई कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ। मगर हमारे ज़माने में सारे यही कहते थे हम पाकिस्तानी, क्योंकि नेशनैलिटी जो है वो मज़हब की नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान तो चीन में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी है, मलेशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है, तो वो तो एक नेशनैलिटी तो नहीं बनती ना। नेशनैलिटी तो आपकी रियासत की जो नेशनैलिटी है, जो मुल्क की जो होती मुल्क की है। तो ये कन्फ्यूजन जो है आपकी आइडेंटिटी, आपको ये पता नहीं है कि आप पहले पाकिस्तानी हैं या पहले मुसलमान हैं। अच्छा लगता है कि पहले मुसलमान हैं, और ये वैसे भी खुशी होती है कि अपने आप को हम कहते हैं मुसलमान हैं, मगर एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसके अंदर ये सेक्युलर सिस्टम है। इसके अंदर आप हो सकते हैं मुसलमान, मगर आपकी जो नेशनैलिटी है वो है पाकिस्तानी। हाँ, सऊदी अरेबिया में आप जाके पूछें आप कौन हो, कहेंगे सऊदी। एग्जैक्टली। किसी मुल्क में आप चले जाएं, कोई ये आपको नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ, सब अपनी मुल्क की रियासत की नेशनैलिटी का नाम लेंगे। हमारे यहाँ ये कि आधे लोग कहते हैं मुसलमान हैं, फिर उनको पाकिस्तान याद आता है, और कईयों को तो पाकिस्तान याद ही नहीं आता। अब हालात ये हो चुके हैं परवाह कि उनको वो कहता है मैं सिंधी हूँ पहले, कोई कहता है मैं बलोच हूँ पहले, कोई कहता है मैं पश्तून हूँ। पंजाबी तो मेरा ख्याल है सबसे बाद में कहते हैं, क्योंकि उसकी भी वजह है, क्योंकि पंजाबी अपने आप को तस्लीम ही नहीं करते कि हम पंजाबी हैं। सबसे पहले पंजाबी फैमिलीज़ जो है अपने बच्चों को उर्दू सिखाती हैं। बिल्कुल। वो यहाँ ये वही एक वाहिद प्रोविंस है जहाँ पंजाबी सिखाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सिंध में सिंधी पढ़ाई जाती है, केपी में पश्तो पढ़ाई जाती है प्राइमरी एजुकेशन में, और दुनिया में ऐसे ही है कि आपकी जो ज़ुबान है आपकी वही उसी ज़ुबान में प्राइमरी एजुकेशन होती है। ये पंजाब में है, और ये सवाल ये पूछा जा सकता है, और ये सब ज़िया-उल हक़ के ज़माने की नुकसान है हमारे कि आप पंजाबी जो है वो आप उर्दू क्यों बोलता है और अपने आप को मुसलमान क्यों पहले कहता है और पाकिस्तानी क्यों नहीं कहता। उसकी वजह ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर सिख बैठे, वो अपने आप को कहते हैं हम पंजाबी हैं, वो अपनी पंजाबी आइडेंटिटी, उनको पूछे आप कौन है, वो कहेंगे इंडियन, फिर पूछेंगे इसके अलावा कहेंगे पंजाबी। ठीक, तो ये पंजाबी जो है ज़ुबान पढ़ाई भी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं इंडिया के अंदर, इंडियन पंजाब में एंड सो ऑन। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि अगर सीख ले गए हैं पंजाबी, तो मुसलमान पंजाबी जो कहते हैं हम नहीं फिर अपनी ये ज़ुबान रखते, हम फिर उर्दू बना लेते हैं अपनी, क्योंकि फिर हमारे में सिखों में क्या फ़र्क है, हालांकि ज़बान का से ताल्लुक़ ही नहीं है। हाँ, तो ये इस किस्म के मसले हमारे जहनों में, और हमारी जो पौधे हैं जनरेशन हैं उनके जहनों में ये कन्फ्यूजन हुई हुई है कि हमारी अपनी ज़ुबान है वो हमने गवा दी है पंजाबियों ने, और ये सिचुएशन है। अब ज़िया-उल हक़ साहब के ज़माने में नुकसान ये हुआ कि आपने मज़हब को एक सियासी रंग दे दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी प्योर है, बिल्कुल, और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी इम्प्योर है।
देखिए ना, हर बुरी बात है वो पुलिस सियासी है, बिल्कुल और मज़हब बहुत प्योर चीज़ है। तो एग्जैक्टली ये ऐसे है, जब आप एक प्योर चीज़ में इम्प्योर चीज़ डालेंगे तो प्योर चीज़ इम्प्योर हो जाएगी, इम्प्योर चीज़ प्योर नहीं होगी। बिल्कुल सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है आपने, उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो वो गंदी हो जाएगी ना। आप सफ़ेद समझें कि दैट इज़ प्योरिटी, बिल्कुल और सियासत गंदी है तो सियासत, तो दैट इज़ हाउ रिलीजन को हमने बदनाम कर दिया और उसके ऊपर हमने दाग डाल दिए, उसको सियासी कपड़े पहना के। तो ज़िया-उल हक साहब की सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर एक फॉल्स इस्लामाइजेशन की, और एक आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी बन रही थी जिसके साथ हम सब पाकिस्तानी थे। जब उन्होंने मज़हब डाल दिया तो मज़हब के अंदर तो शिया भी है तो सुन्नी भी है, और तफरीक हो गई, और वो ऑलरेडी इतने सेक्ट्स बने हुए हैं कि आप, फिर कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है वो, फिर कोई कहता है ये मुसलमान नहीं है, कोई ये नहीं है। तो ये जो सारी अफरा तफरी हुई है ये उसकी वजह से हुई है। जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान की आइडेंटिटी और फ्यूचर और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर किया है तो वो ज़िया-उल हक था, जिसने फ़ौज की मदाखलत भी की और उसके बाद इस मुल्क को तबाह कर दिया बाय इम्पोजिंग फॉल्स इस्लामाइजेशन और कन्फ्यूजन इन दिस कंट्री। और उसके साथ साथ जो उन्होंने जिहाद शुरू की, वो जिहाद है वहाँ तो ख़त्म हो गई जब वो सोवियत यूनियन चला गया, मगर आपने वहाँ तालिबान के बीज बो दिए और आपने यहाँ TTP के बीज बो दिए, जो कि 10 साल के बाद आपको भुगतने पड़े, और आज तक आप भुगत रहे हैं कि आपके इलाकों में से ही फिर वो जिन लोगों को आपने जिहादी बनाया था उनको आपने फिर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, फिर जंग की सिचुएशंस हो गई, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, फिर ये FATF पहुंच गया आपके ऊपर, फिर आपको बंद करना पड़ गया। तो मतलब ये जो सारा जो अफरा तफरी इस मुल्क में हुई है, ये ज़िया-उल हक साहब के मार्शल लॉ और उसके बाद जो इंटरवेंशंस हुई हैं, मदाखलत जो हुई है, उसकी वजह से हुई है। तो अब अगले सेक्शन में वील डिस्कस। बिल्कुल, और अगले सेक्शन में चूँकि हमने देखा कि 90s में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, उसके बाद जो 1999 में हुआ 12 अक्टूबर में, उस पर हम सिटी साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक। अब सिटी साहब, चौथा मार्शल लॉ परवेज़ मुशर्रफ साहब का 12 अक्टूबर 1999, ये क्यों लगा, इसकी क्या वजूहात थी, इसके पीछे क्या मुहरकात थे? जी बिल्कुल सही है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने 1998 में ग़ालिबन जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ थे और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। कोई ख़ास इशू नहीं था। जहांगीर करामत साहब ने एक नेशनल डिफेंस कॉलेज के अंदर में ग़ालिबन एक पेपर में स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत इकट्ठे बैठ के जो कौमी इस सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वो डिस्कस कर लिया करें, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। वो आप इधर खींचते हैं, हम इधर खींचते हैं, तो बेहतर ये है कि एक जगह पे बैठ के कर लीजिए। नवाज शरीफ साहब को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उस वक्त इस ऐसे मूड में थे कि बस अब अमीरुल मोमिनीन मैंने बनना है और मैंने खुद ही चलाना है सारा कुछ, और ये फ़ौज की बात मैंने डिक्टेशन नहीं लेनी। उससे पहले वो जाहिर है 92 दफ़ा उनके झगड़े हुए थे और निकाले गए थे, तो इस दफ़ा वो मूड बना के आए थे और जीत के आए थे बड़ी मेजॉरिटी के साथ 97 के इलेक्शन। तो जहांगीर करामत साहब को उन्होंने बुलाया और कहा कि जनरल साहब ये आपको ये कहना नहीं चाहिए था। मैंने कहा जी मैंने एक एकेडमिक जगह पे बात की, इट्स नो बिग डील, नहीं आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाना चाहते तो ना बनाएं, तो तजवीज़ देने में क्या हर्ज है। मेरे साहब नहीं है आपका यू शुड नॉट हैव डन इट। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि आप कोई थोड़ा सा तनकीद की। उन्होंने आगे से कहा सर अगर आप चाहते हैं तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। वो शरीफ आदमी थे और बिल्कुल जमहूरियत पसंद शख्स थे। तो मियाँ साहब ने कहा हाँ कर दे। तो जहांगीर करामत साहब ने कहा ठीक है जी, मैं वो घर चले गए जहाँ से अपना रेजिग्नेशन भेज दिया और अनाउंसमेंट हो गई कि जहांगीर करामत साहब ने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद जनरल साहब नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ को, ही वॉज नॉट द मोस्ट सीनियर, मगर उनको बुलाया और उनको कहा कि तुम आर्मी चीफ हो। तो जनाब जनरल मुशर्रफ क्यों बनाया वो और लंबी चौड़ी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि महाजर हैं ये थोड़े से उर्दू स्पीकिंग, तो गाली गलोच नहीं करते, थोड़ा प्यार से। हाँ, और जो गालियाँ भी हैं वो मुख्तसर की। अच्छा, तो इसलिए वो तो उन्होंने मुशर्रफ को लगा दिया। मुशर्रफ के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, कोई इशू नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि थोड़ी सी मेरी हेल्प करें, ये इलेक्शन ये जो बिजली के प्रॉब्लम्स हैं करें, फ्लडिंग और सारा कुछ मुशर्रफ साहब ने हर बात कही। मगर मुशर्रफ साहब के साथी थे 2-3 जो कि
बड़े रेडिकल किस्म के थे, एंटी इंडिया। और क्योंकि फ़ौज के अंदर तो तरबियत ही यही दी जाती है, दुश्मन है, सारे एंटी इंडिया होते हैं। तो उनमें से 2-3 जनरल्स ऐसे थे, एक जनरल अजीज़ थे, एक जनरल महमूद थे, और 1-2 और भी साहब थे। उस वक़्त की जो फ़ौज की क़यादत थी, उनके ज़हन में ये था कि यार सियाचिन हिंदुस्तान ने हमारे से छीन लिया है, ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में 1984 में धोखा दे के, और हमने किसी तरीके से सियाचिन का रिवेंज लेना है। ऊपर से कश्मीर का भी इशू था, ठीक। तो उन्होंने कहा यार वो कारगिल, वहाँ जो रास्ता है पंजाब से, इंडियन पंजाब से कश्मीर की तरफ जो सड़क है, वो अगर कारगिल की हाइट्स जो हैं वो हम कैप्चर कर लें तो इनका रास्ता हिंदुस्तानियों का सियाचिन भी बंद हो जाएगा, वो बाद में हम वापस सियाचिन ले लेंगे, और इसी तरीके से श्रीनगर भी कट ऑफ हो जाएगा। तो फिर हम श्रीनगर के अंदर कोई फिर से एक दफ़ा शुरू कर देंगे फ्रीडम मूवमेंट, और कश्मीर भी आ जाएगा और सियाचिन भी आ जाएगा। तो ये एक खुफिया किस्म की स्ट्रैटेजी की, और हम ये करते हैं। मगर प्लान ये था कि इसमें ये पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज, कि यही अगर पता चल गया कि कोई लोग आ गए हैं और बैठ गए जाके ऊपर और वहाँ से ठा कुछ शुरू कर दी है, तो हम यही कहेंगे ये कश्मीरी मुजाहिदीन है। क्योंकि पहले भी तो हिस्ट्री थी ना, बिल्कुल, पूरे मुजाहिदीन की, और ये सब कुछ था, कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस थी। तो ये एक्सक्यूज़, और इन्होंने नवंबर के अंदर ही 98 के अंदर ही प्लान बनाया हुआ था, पहले से बना हुआ था। ये प्लान मैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी बताया था, उन्होंने कहा था पागल हो गए हो, हिंदुस्तान के साथ ये करोगे वो तो फिर चढ़ाई कर देंगे, ये छुपी नहीं रहनी बात, ये बड़ा मसला बन जाएगा, मत करो ऐसे। तो इन्होंने देखा कि नवाज शरीफ है, इन्होंने पहले प्लान एग्जीक्यूट कर दिया कि शुरू करो बंदे भेजने वहाँ, वो 3-4 महीने लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, खुफिया तरीके से जाएंगे, जाके हाइट सीज कर लेंगे, फिर उसके बाद रोकेंगे उन्हें। तो इन्होंने मिडवे जाके बताया नवाज शरीफ साहब, पहले आधा काम कर लिया और नवाज शरीफ को बताया, और नवाज शरीफ ने कहा ये तो मेरी इजाज़त के बगैर आपने ये की, कैसे कर। उनको इन्होंने गोली दी कि देखिए ये कश्मीर मिल जाएगा हमें, हमारे लोग नहीं हैं, कुछ थोड़ी बहुत हम हेल्प करेंगे मगर पकड़े नहीं जाएंगे हम, और ये कश्मीर मुजाहिदीन की नाम लेंगे। और आप सोचिए ये कश्मीर अगर मिल गया तो आप तो 20 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब मियाँ साहब को समझ नहीं आई इस बात की, पूरी बात भी नहीं बताई, धोखा किया, और इतना कॉन्फिडेंट थे कि ये हम कर लेंगे। ये थी बेसिस। इन्होंने कारगिल हाइट्स ले ली, इंडिया को पता चल गया, इंडिया ने बम्बार्डमेंट की, इन्होंने वापस किया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ख़तरा ये था कि किसी स्टेज पे अगर इंडिया इनको वहाँ से नहीं निकाल सका तो इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अटैक कर देगा। ये पहले भी 65 में भी ऐसे ही हुआ था, कश्मीर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, फिर इंडिया जब देखा कि हार रहा था वहाँ, तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर और लाहौर और सियालकोट को अटैक कर दिया था। तो फिर एक वॉर शुरू हो गई थी बिटवीन 2 कंट्रीज़। कश्मीर में जब कुछ होता था तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, इट वाज नॉट ए वॉर एज सच बिटवीन 2 कंट्रीज़। तो इनका यही प्लान था कि हम ये करेंगे, और वो कश्मीर का एरिया है और ये इंडिया जो है ये उड़ जाएगा यहाँ। तो हुआ ये कि इंडिया ने फिर जाके अमेरिका को कंप्लेन किया और कहा कि अगर ये यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम कर देंगे वहाँ। तो फिर अमेरिका, बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा कि देखो यू आर इन ट्रबल, इंडिया आप करने वाला है, हम आपको बचा नहीं सकेंगे फिर, और आप लोगों ने ये जो किया ये ठीक नहीं किया, और मैं आपकी साइड नहीं ले सकूँगा। ये बेसिस बना, फिर नवाज शरीफ को अमेरिका जाना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, और गुस्सा बड़ा था कि इन्होंने मेरे साथ किया कि मुशर्रफ ने। नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि ये सारा जो युंटा है ना, ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, इन्होंने मुझे डिस्टेबलाइज़ कर दिया है, मुझे जाके वहाँ बेग करना पड़ा क्लिंटन को कि हमें बचाओ, और इन्होंने कहा जाके क्लिंटन को समझाएं नहीं तो हम तो मारे जाएंगे। फिर क्या हुआ कि क्लिंटन की वजह से मुशर्रफ ने कहा कि ये सीज़ फायर हुई, सीज़ फायर नहीं हुई, वो इनको कहा गया कि अपने फोर्सेस को विड्रॉ करें कारगिल से। जब हमारी फोर्सेस को विड्रॉ हो रही थी तो इंडियंस ने पूरा बमबारी की, हमारे लोग और भी मारे गए बिकॉज हम रिट्रीट कर रहे थे, और ये कंडीशन थी, नहीं तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे कर देना था कुछ। और फिर अमेरिका को ये डर था कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना चला जाए, अमेरिका ने फिर धमकी दी कि अगर उधर गया तो फिर हम आपके न्यूक्स निकाल देंगे। तो इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई थी, तो फिर पीछे हटना पड़ा। नवाज शरीफ बहुत गुस्से में थे, मेरा हाथ हो गया। फिर ये फैसला किया कि मुशर्रफ को रिमूव करना। तो उन्होंने मुशर्रफ को जब रिमूव किया तो मुशर्रफ के जो साथी थे, वो मुशर्रफ को पता था कि ये अब मुझे रिमूव करेगा, उन्होंने पहले ही प्लान बनाया हुआ था कि अगर मुझे रिमूव किया
तुम हम कू कर दें। कू करते हैं। तो फिर मुशर्रफ साहब के साथियों ने कू किया। मुशर्रफ साहब श्रीलंका गए हुए थे, आए, उन्होंने ज्वाइन किया एंड ही देन एंडेड अप रूलिंग पाकिस्तान फॉर 10 ईयर्स। और मुशर्रफ साहब के ज़माने में दो चीज़ें हुई, अब मैं रैप अप करता हूँ। एक तो ये कि मीडिया की आज़ादी, मुशर्रफ को मीडिया की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, उनको इस्लाम की ज़रूरत नहीं थी सियासी तौर पे। और उन्होंने कहा कि मैं फिर अब के आके मीडिया को साथ लूँ, लिबरल करूँ। तो उन्होंने एक एनलाइटेंड मॉडरेशन का स्लोगन दे दिया। अयूब खान ने डेकेड ऑफ डेवलपमेंट दिया था, तो उनका जनरल डेवलपमेंट का नाम, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब इस्लामिक जो हो गया, ये आ गया एनलाइटेंड मॉडरेशन, लिबरलिज्म और मॉडरेशन और ख़वातीन के हकूक़ और ये और वो, ये सारा कुछ शुरू हो गया। और मीडिया बड़ा खुश था बिकॉज मियाँ साहब के ज़माने में मीडिया के ऊपर काफ़ी दबाव था और मुशर्रफ ने आके खोल दिया कि सारी चैनल्स जो सारी बनी हैं ये सारी मुशर्रफ के ज़माने में बनी है, लाइसेंसेस सबको मिल गए। और 7 साल ये मीडिया इंक्लूडिंग आस, हम मुशर्रफ के गीत गाते गए क्योंकि जो सिविलियंस थे उन्होंने जब भी वो आए थे उन्होंने क्रैक डाउन करने की कोशिश की थी। तो मुशर्रफ साहब ने मीडिया को खोल दिया। फिर मुशर्रफ साहब ने इंडिया के साथ बातचीत शुरू की कश्मीर का मसला हल करने के लिए। ये भी हम जैसे लोगों को बड़ी पसंद आई बात कि शुक्र है कश्मीर हल होने जा रहा है। और एक हल ढूंढ भी लिया था, मगर उससे पहले एक मूवमेंट शुरू हो गई, ये जुडिशरी वाली, वो गलती हो गई जिसकी वजह से जुडिशल मूवमेंट शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर सारे सियासी जमातें भी इकट्ठी हो गई और मुशर्रफ साहब को इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ मिल के इन्होंने मुशर्रफ को थ्रेट दी कि तुम्हें इम्पीच कर देंगे। मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बन चुके थे, जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, जनरल कियानी ने मुशर्रफ साहब को सपोर्ट नहीं किया, मुशर्रफ साहब को जाना पड़ गया और वो चले गए। मेरा ख्याल है इसके बाद हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए कि सियासी लोग जब आए हैं तो वो कैसे आए और क्यों हुआ और क्या साजिशें हुई और उनके आने और जाने के साथ क्या फ़ायदे नुकसान हुए इस मुल्क के। बिल्कुल लेट्स डू एन इवन हैंडेड प्रोग्राम। एग्जैक्टली, तो अगले हफ्ते करते हैं ये। बिल्कुल, और ज़रूरत भी है इसकी क्योंकि हमें अपनी वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डिस्कस करने की बड़ी ज़रूरत है। सिटी साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर था। आई होप कि मेरे जो दौर के लोग हैं, जो जनरेशन मेरी जनरेशन है, उनको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ से कैसे ये सिस्टम शुरू हुआ, मार्शल लॉज लगे, उनके नुकसानात क्या थे, लगे क्यों, और उनके जो थोड़े बहुत फ़ायदे थे वो किसको और क्यों हुए। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।